नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की हलचल, गपशप और कानाफूसी पर। तो कई सारी खबरें हैं, चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कई सारे ऐसे नाम हैं जो अपने विवादों के लिए चर्चित हैं, लेकिन सरकार उनको लगातार महत्वपूर्ण ओहदे देती है। आज बात उत्तर प्रदेश में 2010 बैच के आईएएस अफसर भवानी सिंह खंगाराउत की है, जो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी थे और लगभग वो 3 साल तक इस पद पर रहे। और कहा जाए तो भवानी सिंह का बाल बाका भी नहीं हुआ। सरकार ने उनको हटाया तो तमाम विवादों के बाद, लेकिन उनका महत्व बरकरार रखा। आप ये भी कह सकते हैं कि भवानी सिंह का जलवा लगातार कायम है। वो तमाम विवादों में रहते हैं, उसके बावजूद सरकार उनको कुछ कहती नहीं है। भवानी सिंह खंगाराउत ने मध्यांचल के एमडी रहते पिछले 3 सालों में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वो जनता से कटे रहने का रिकॉर्ड उनके पास है। वो मिलते नहीं थे, बड़े बड़े मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों तक के वो फ़ोन नहीं उठाते थे। वो अपने चेयरमैन और प्रमुख सचिव तक से खुलेआम मीटिंगों में झगड़ा करने के लिए कुख्यात हो चुके थे। लेकिन देखिए, चाहे मीडिया में मुद्दा उछले और चाहे मीटिंग में, भवानी सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सरकार ने उनको एमडी मध्यांचल से हटाकर निदेशक प्रशासन स्वास्थ्य विभाग में भेजा है। तो जो व्यक्ति अपने ही विभाग के चेयरमैन से भरी मीटिंग में अनुशासनहीनता करता हो, उसके चलते पूरी मीटिंग भंग हो गई हो, मंत्री का फोन न उठाता हो, डीएम रहते बलिया में भवानी सिंह के कारनामे इतने बढ़ गए थे कि उनको लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। सीएम कार्यालय ने उनको आखिरकार हटाया, लेकिन उनके महत्व को कम नहीं किया। उनको महत्वपूर्ण पद दिया गया है निदेशक प्रशासन स्वास्थ्य विभाग का, जो पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों के तबादले और पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार पद है। खंगाराउत की जगह 2017 बैच की आईएएस अफसर हैं रिया केजरीवाल को मध्यांचल का नया एमडी बनाया गया है। रिया केजरीवाल जीएसटी डिपार्टमेंट में अभी तक थी। अपनी नौकरी के शुरुआती दौर से ही खंगाराउत अपने व्यवहार को लेकर विवादों में रहे हैं। बलिया में डीएम रहने के दौरान महिलाओं पर टिप्पणी, एक दलित व्यक्ति के टाई और सूट पहनकर आने पर टिप्पणी, ये सब काफ़ी चर्चित हुई थी। जब वो बाल विकास पुष्टाहार में महिला कल्याण के निदेशक थे, तो वहाँ भी उनका अपनी प्रमुख सचिव रेणुका कुमार के साथ जमकर विवाद हुआ था और भवानी सिंह ने उस समय भी अपने प्रमुख सचिव के खिलाफ पत्र लिखा था, बाकायदे सरकार को लिखा पढ़ी की थी। ये उनका दूसरा बड़ा कारनामा था। लेकिन हद तब हो गई जब उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने ही विभाग के चेयरमैन आशीष गोयल से भरी मीटिंग में झगड़ा किया और इस झगड़े के चलते पूरे प्रदेश के एमडी उसमें मौजूद थे और पूरी मीटिंग भंग कर दी गई। उनका आखिर ऐसा कौन सा जुगाड़ है कि वो अपने सीनियरों से उलझते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। कहा यह जाता है कि खंगाराउत ईमानदार अफसर हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी जनता के किसी काम नहीं आ रही है, न कहीं आई, क्योंकि जब वो जनता से मिलते नहीं तो उनकी समस्याओं का समाधान क्या करेंगे। अब रिया केजरीवाल आई हैं तो उम्मीद की जाए कि जनता के लिए वो दरवाजे खोल कर रखेंगी। खंगाराउत ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, उनके नीचे इंजीनियर भ्रष्टाचार करते हैं, वो आंखें मूंदे रहते हैं। आंखें इसलिए मूंदे रहते हैं कि शायद किसी और दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। सबके अलग अलग शौक भी हो सकते हैं, इंजीनियरों से बात करने के तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन खंगाराउत जैसे अफसर महत्वपूर्ण पद पर बैठकर अगर बिजली जैसे महकमे में, जहां मिनट मिनट पर लोगों की समस्याएं और परेशानियां आती हैं, वो उनके लिए उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा अफसर जनता की सेवा कैसे कर सकता है? सरकार की उम्मीदों पर वो कैसे खरे उतर सकते हैं? तो जिन्हें सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें इनाम दिया जा रहा है
और यही घातक परंपरा और व्यवस्था है जो सीनियर अफसरों को भी ये सोचने पे मजबूर करती है कि सरकार ऐसे अनुशासनहीन अफसरों पर अगर कार्रवाई नहीं करती तो इनसे लड़ने का फायदा क्या है। क्या सरकार ये चाहती है कि भवानी सिंह खंगाराउत के आगे उनके सीनियर अफसर हथियार डाल दें और वो जो मनमानी करना चाहें वो करें। अब एक बहुत रोचक खबर और संवेदनशील खबर और आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई खबर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नगर निगमों में वसूली का, जो हाउस टैक्स वसूली का एक नया फरमान चला है, जगह जगह घरों पे लोगों के चस्पा हो रही है नोटिस, उसने पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। और ख़ास तौर से राजधानी लखनऊ में नगर निगम के टैक्स ने जनता और व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। मनमाना टैक्स लगाने से प्रतिष्ठान और आवास को सीज करने की जो कार्रवाई और धमकियां चल रही हैं, उससे लखनऊ के लोग परेशान हैं। आप जानकर ये हैरान होंगे कि उत्तर प्रदेश में लोगों के घरों का टैक्स अचानक से दोगुना तिगुना हो गया है। जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर लाखों लाख करोड़ों रुपए लोगों का टैक्स बना दिया गया है। जो लोग मकान का टैक्स साल भर में 2-4-5 हज़ार जमा होता था, उनका 25-25, 30-30 हज़ार रुपया टैक्स आ रहा है। एक और सरकार कहती है कि वो व्यापारियों को सहूलियत देगी, उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लाएगी, उनके लिए रियायतों की घोषणाएं करती है, लेकिन दूसरी ओर सरकार के अधिकारी इन व्यापारियों को, आम जनता को निचोड़ लेने पे जुटे हुए हैं। कर का बोझ इतना लाद दे रहे हैं कि आदमी नगर निगम के चक्कर काटते काटते उसकी चप्पलें घिस जाएंगी। आज ताज़ा मामला उदय सिन्हा, जो लखनऊ के एक प्रतिष्ठित इकाना स्टेडियम के मालिक हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, इसके ऊपर नगर निगम ने 28 करोड़ 42 लाख रुपया का टैक्स इम्पोज कर दिया है। इकाना उत्तर प्रदेश की शान है। 28 करोड़ रुपया तो शायद उदय सिन्हा ने कमाया भी नहीं होगा इतने साल में, जितना टैक्स नगर निगम ने उनके ऊपर ठोक दिया। और ऊपर से जब ये टैक्स गया तो उन्होंने जो अपना रिप्रेजेंटेशन दिया उसको तक स्वीकार करने के लिए नगर निगम तैयार नहीं है। ऐसे व्यापारियों का और उद्योगपतियों का भला कर रहे हैं नगर निगम। आपको बता दूं कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के 14 नगर निगमों में एक जीएसआई सर्वे कराया गया कंपनी के द्वारा, जिसने सैटेलाइट के माध्यम से जियोलॉजिकल सर्वे किया। इस सर्वे के चलते लोगों के घरों का गृह कर 2 से 3 गुना अचानक से बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब लोग रोज नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ बवाल हो रहा है, मारपीट की नौबत आ रही है। लखनऊ में नगर निगम ने कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सरकारी कार्यालयों पर ताला भी मार दिया है। अब आप सोचिए कि जिसके घर पे नोटिस चस्पा हो जाएगी और 2 दिन के भीतर पैसा नहीं जमा करोगे तो ताला मार देंगे। इतना तेजी से वसूली तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो आरसी कट जाता है, डीएम भी नहीं करा पाता। हैरत और आश्चर्य इस बात की है कि सरकारें जब वेलफेयर की बात करती हैं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जैसी चीज़ों पर 28 करोड़ रुपया का टैक्स कैसे लगा सकती हैं, और उनकी फरियाद सुने बिना ये अंधेर गर्दी का जो तरीका है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर भाजपा सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर वाहवाही तो लूट ली, लेकिन आज 28 करोड़ का टैक्स लगाकर उदय सिन्हा का हाल चाल लेने वाला कोई नहीं भैया कि कहां से पैसा जमा करोगे, इतना कमा पाए हो कि नहीं कमा पाए हो, लखनऊ में व्यापार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। नगर निगम की मनमानी इकाना स्टेडियम पर भारी पड़ रही है। ये खाली एक छोटा सा आपको उदाहरण है, ऐसे कितने वी मार्ट हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह के घर पर भी ऐसा ही एक नोटिस चस्पा कर दिया गया, 3 दिन में दो 50,000 जमा करो, नहीं तो सील कर देंगे मकान। वकील लोग नगर निगम में पहुंचकर बवाल काट रहे हैं। पर्यटन भवन को सीज कर दिया, जिस व्यक्ति ने कई 100 करोड़ रुपया लगाकर लखनऊ के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि दी। उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर और बड़े बड़े नामचीन लोग क्रिकेट मैच का पास हासिल करने के लिए उदय सिन्हा के सर पर सवार रहते हैं। यही नगर निगम के अधिकारी वहां धमकाकर, हाथ जोड़कर, जुगाड़ करके
मैच देखने के लिए अपने अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए पास लाते हैं, और जब मौका आया तो गर्दन पे आली चला दो, बेदर्दी से काट दो। 28 करोड़ का टैक्स इम्पोज करने के पीछे कोई लॉजिक दे दोगे कि नहीं दोगे? बड़ी हैरत की बात है कि टैक्स के नाम पर जनता के ऊपर मनमाना लोड डाला जा रहा है। इकाना जैसे प्रतिष्ठित स्टेडियम को आज इतना बड़ा टैक्स लगाकर सरकार के नगर निगम के अधिकारी ये धमकाने में लगे हैं कि अगर नहीं जमा करोगे तो स्टेडियम सील कर देंगे। सील करके वो कौन सा तमगा हासिल कर लेंगे? सरकार उद्योगपतियों के लिए रियायत की बात करती है, यहाँ तो रियायत भी छोड़िए, सहानुभूति तक दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितने अफसरों ने मैच के लिए पास मांगा है, अगर उसमें से 1% अफसर भी उदय सिन्हा को बुला के उनका दर्द पूछ लेता तो उनको लगता कि हमने आज इतने साल में लखनऊ के लिए जो किया है, चलो उसका दर्द समझने वाला कोई तो मिला। लेकिन अधिकारी अच्छे में आपके साथ हैं। 28 करोड़ रुपया सरकार का जो निकाल दिया कागज, उसको कम कराने में किसी की रुचि नहीं है। अब वसूली के नाम पर लोगों का उत्पीड़न होगा। कोई बीमार चलाएगा उसका होगा, कोई व्यापारी प्रतिष्ठान चलाएगा, कोई दुकान चलाएगा, कोई घर में रहेगा, उसका सील कर दो। ये व्यवस्था बहुत घातक है। मनमाना टैक्स लोगों को व्यापार करने में बाधा बनता है, उद्योग लगाने वालों को निराश करता है और जनता में भी आक्रोश पैदा कर रहा है। तो जितनी जल्दी हो सरकार को ये बात समझनी चाहिए। बात अब बसपा की। बसपा मुखिया मायावती के फैसले इन दिनों अपनी ही पार्टी पर लगातार बिजलियां गिरा रहे हैं। बसपा में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा था। पार्टी एक तरह से कहा जाए रसातल की ओर जा रही है, लेकिन मायावती को इन सब की शायद चिंता नहीं है। और जिस भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने 8 साल तक राजनीति की ट्रेनिंग दी, 2 बार उसे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, अब वह उससे इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने उसको पदों से हटाया, फिर पार्टी से निकाल दिया। अब मायावती आकाश आनंद के प्रति नफरत से भरी हुई है। इसके पीछे बताया जाता है कि उनका ससुराल पक्ष कारण है। उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जो पहले राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, मायावती के बहुत करीबी रहे हैं, उन्हें मायावती ने पार्टी से पहले ही बाहर निकाल दिया था। मायावती का वोट प्रतिशत, वोट बैंक दिन ब दिन घट रहा है, लेकिन वो इस गिरावट को थामने के बजाय जो उनके पास है उसको भी नष्ट करने में लगी हैं। शायद मायावती इस बात से डर गई हैं कि कहीं आकाश आनंद और उनके ससुराल वाले बसपा पार्टी को उनसे छीन न लें या कब्जा न कर लें। डर ये भी है कि हाथी को कहीं कोई और न हाँक ले जाए। लेकिन मायावती को यह बात सोचना चाहिए कि जब सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया था, जिसकी वजह से उनकी पार्टी 0 पर पहुंच गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ उनके पास 1 विधायक है, और तब भी मायावती अपने नेताओं को और अपने हाथी को जंजीरों में जकड़ कर रखना चाहती हैं। परिवार के सदस्यों पर मायावती द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उससे उनके भविष्य की सियासत में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा और न दिखता है, इसकी कोई संभावना नहीं है। बसपा के पतन के लिए मायावती के फैसले खुद जिम्मेदार हैं। ये दर्शाता है कि शायद फैसले जल्दबाजी में हो रहे हैं, या बिना सोचे समझे हो रहे हैं, या गुस्से में हो रहे हैं। उनके पास सलाहकारों का अभाव है। बसपा को जो इन दिनों सबसे ताज़ा रोग लगा है वह गुटबाजी का लगा है, जिसके चलते नेता कई खेमों में बंट गए हैं, और उसी का नतीजा है कि मायावती का गुस्सा अपने परिवार और आकाश के ससुराल वालों पर फूटा है। फिलहाल ये भी देखना होगा कि जो बसपा एक समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, वो आज सिकुड़ कर एक छोटी सी पार्टी रह गई है। क्षेत्रीय दल के रूप में भी उसका अस्तित्व बहुत कमज़ोर हो गया है। अगर यही हाल रहा तो ये कहा जा सकता है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, क्योंकि
मायावती के जो फैसले हैं उससे इस बात की भी आशंका प्रबल होती है कि बसपा का हाथी पोरस के उस हाथी की तरह हो गया है जो अपनी ही फौज को कुचल देने पर आमादा है, उसे रोज रौंद रहा है। जो उनके पास अपने एसेट थे, जो मूल्यवान लोग थे, मायावती ने किसी को बचाया नहीं। एक एक कर पुराने सभी साथी उनका साथ छोड़ गए। मायावती अपनी पार्टी में धीरे धीरे ऐसे फैसले करती गई जिससे उनका जनाधार लगातार घटता गया। उन पर इस बात का भी आरोप लगा कि वो भाजपा से डरती हैं और इसी वजह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं किया। जब संविधान के खतरे का मुद्दा उठा, आरक्षण पर खतरे का मुद्दा उठा, तो वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर मायावती को घेरा और दलित वोट बैंक अपनी ओर लोकसभा में वो खींचने में कामयाब रहे। तमाम सारी सच्चाइयों को जानकर भी वो सिर्फ अपने परिवार के लोगों पर कार्रवाई कर रही हैं। ऐसे में वो बसपा को, पार्टी को कितना आगे बढ़ा पाएंगी, इसके लिए आप कोई दावा नहीं कर सकते। उनके पास अभी तक कोई रोड मैप भी नहीं है। तो साफ है कि मायावती अहंकार में है, मायावती क्रोध में है और इस क्रोध के चलते वो अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रही हैं। अब बात एक ऐसी खबर की जो ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच तालमेल में खटपट को दिखाता है। उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए सरकार बहुत सारी सहूलतें दे रही है। इन्वेस्टर समिट होती है, काफ़ी सारे उद्योगपति आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज़ में बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो समस्याएं हैं वो पिछले 3-4 महीने से ठप पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि अथॉरिटियों की जो मामले हैं उनकी जो सुनवाई का अधिकार शासन को है, वो शासन में सुनवाई नहीं हो पा रही है। सरकार उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करती है, कहती है हम बहुत रियायतें देंगे, सहूलियतें देंगे, सिंगल विंडो सिस्टम करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लेकिन यूपी में हजारों करोड़ का उद्योग लगाकर व्यवसाय करने वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पिछले काफ़ी समय से 41(3) के तहत जो उद्योगपतियों की, बिल्डरों की समस्याओं का सुनने का क्रम है शासन में, वो टूट गया है। पिछले 3 महीने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, यूपी सीडा, गीडा जितने बड़े औद्योगिक प्राधिकरण हैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। प्राधिकरणों से राहत न पाने वाले उद्योगपति जब हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से आदेश लेके आते हैं, तो पता चलता है यहाँ प्रशासन में किसी को सुनवाई का अधिकार ही सरकार ने नहीं दिया। लगभग 3 महीने बाद अब फिर एक नया आदेश जारी हुआ है जिसके तहत प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास और सचिव औद्योगिक विकास अभिषेक प्रकाश और विशेष सचिव पीयूष वर्मा, अब 3 लोगों को सरकार ने नामित किया है कि वो बिल्डरों और उद्योगपतियों की जो सुनवाई है धारा 41(3) के तहत समस्याओं के समाधान की, वो सुनेंगे। चूँकि मंत्री नंदी है औद्योगिक विकास विभाग के और वो पिछले 2 महीने से महाकुंभ का बहाना करके लखनऊ लौटे ही नहीं, तो इसलिए उद्योगपतियों की फाइलों पर कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था। IRDC मनोज कुमार सिंह के पास भी पहले सुनवाई का अधिकार था, लेकिन जब पिछले दिनों दिसंबर के महीने में अनिल सागर को हाई कोर्ट के एक डिसीजन के बाद प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास पद से हटाया गया, तो सारी व्यवस्था समाप्त हो गई। नई व्यवस्था में मंत्री नंदी ने किसी को सुनवाई का लिए नामित नहीं किया, जिसके चलते 3 महीने से व्यवस्था ठप पड़ी हुई थी। अब जाकर ये नए आदेश जारी हुए हैं, लेकिन इसमें भी इस बार IRDC और चेयरमैन नोएडा को नामित नहीं किया गया, यानी कि चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को नामित नहीं किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नोएडा की सुनवाई आलोक कुमार करेंगे, वो प्रमुख सचिव हैं वहाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में सचिव रैंक का ही CEO तैनात है और शासन में भी सचिव रैंक के अफसर अभिषेक प्रकाश सुनवाई करेंगे। तो सीनियर अफसर के निर्णय की सुनवाई शासन में जूनियर अफसर करेंगे। ये भी एक पेच इसमें
आया है। इसी तरह से विशेष सचिव पीयूष वर्मा तो बहुत ही जूनियर हैं, वो अपने सीनियर अफसर के आदेश को कैसे पलट पाएंगे। हालांकि शासन हमेशा बड़ा होता है, लेकिन एक हायरार्की बनी है, कोई जूनियर अफसर हिम्मत नहीं कर पाता है अपने सीनियर अधिकारी के किसी आदेश को पलटने की। तो साफ है कि ये आदेश जो नए हुए हैं इनमें भी बहुत त्रुटियां हैं। ये पीड़ित उद्योगपतियों को, बिल्डरों को कितनी राहत दे पाएंगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस पर आशंका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके हाथ में अधिकार है, जो निर्णय ले सकता है, उसको मंत्री ने नामित नहीं किया। उत्तर प्रदेश में सरकार लाखों करोड़ के एमओयू किए बैठी है, सरलीकरण के लिए व्यवस्था होती है, लेकिन जब फाइलें नहीं बढ़ेगी तो सरलीकरण का फायदा क्या है। जब किसी मामले में 6-6 महीने निर्णय नहीं होगा तो ऐसे में उद्योगपति क्या सोचकर और क्या इस व्यवस्था को लेकर बाहर जाएंगे। सरकार के सामने समस्या यह है कि उसके पास सीमित अफसर हैं, वो उन्हीं पर निर्भर है, भरोसा करती है। अफसर से वो काम तो करा लेती है, लेकिन मंत्रियों पर डांट फटकार नहीं कर पाती। और यही वजह है कि चीज़ें जो 10 दिन में होनी चाहिए वो 2 महीने में होती हैं। तो देर से अगर आप किसी को न्याय दे रहे हैं तो वो भी एक तरह से अन्याय ही है, उस न्याय का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। फिलहाल कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, आए तो हैं आधे अधूरे आए हैं। अब किसको कितना फायदा होगा ये आने वाले कुछ महीनों बाद पता चलेगा। तो पावर सेंटर में जाते जाते आज हम आपको जिंदगी की उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जिसमें बेरोजगार लोगों को रोजगार की तलाश में अपना घर, अपना गांव छोड़कर दूर जाना पड़ता है। कई बार बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और वहां पर वो जाकर फंस भी जाते हैं, लेकिन परदेश में रह के अपने दिल का दर्द वो किससे बताएं। इन शब्दों में आप उसको समझने की कोशिश करिएगा कि हिजरतों का ज़माना भी क्या ज़माना है और उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। खुशी ये है कि मेरे घर से टेलीफोन आया है और सितम यह है कि मुझे खैरियत ही बताना है। और हमें तो ये बात बहुत देर में समझ में आई है कि वहीं तो जाल बिछा है जहां भी दाना है। नमस्कार।